हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम शुभम बंसल है और काफ़ी टाइम बाद अब मेरी एक वीडियो आ रही है यूट्यूब के ऊपर। तो आज का हमारा ये 7th लेक्चर रहेगा अन अकेडमी की तरफ से। अन अकेडमी यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का 7th लेक्चर है हमारा, जिसका टॉपिक रहेगा जिसका टॉपिक है कि व्हाट मेक्स मी टू प्रिपेयर फॉर गेट। बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि गेट के लिए मैंने क्यों प्रिपेयर किया, क्या पीछे मेरे पीछे क्या मोटिवेशन रहा मुझे गेट को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, किस किस तरह से मतलब क्या क्या कैसे ऐसे मेरी जर्नी रही, किसने मुझे मोटिवेट किया। अब ये वीडियो मैंने इस टाइम पे इसलिए प्रिपेयर किया था क्योंकि क्या होता है कि अब सिर्फ आप जब वीडियो देख रहे हो तो लगभग 1.5 मंथ के आसपास, 1.25 मंथ के आसपास आपको बचा होगा फाइनल एग्जाम के लिए। ठीक है, जैसे कि डेट आ चुकी है, 13 फेब को हमारा मैकेनिकल का एग्जाम है गेट का। तो इस टाइम पे क्या होता है ना, काफी बच्चे जो है वो बैक करने की कोशिश करते हैं। काफी बच्चे ये सोचते हैं कि मैं ये वाला नहीं, नेक्स्ट ईयर वाला अटेम्प्ट दूंगा। काफी बच्चे हार मान जाते हैं, चाहे उनकी प्रिपरेशन अब तक एवरेज भी चल रही हो या फिर ठीक चल रही होगी। बट पर ना वो इस टाइम पे ऐसा सोचते हैं कि मतलब कि मैं गेट रहने देता हूँ, अगले साल दूंगा। वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी उनके लिए, कि मतलब क्योंकि ये जो फेस है ये हर किसी के, हर स्टूडेंट के लाइफ में आता है। इस जब फाइनल एंड आता है ना, जब उस टाइम पे काफी बच्चे हार मान जाते हैं। और अगर वो देखा जाए तो मतलब जिस बच्चे ने यहाँ पे हार नहीं मानी, जिस बच्चे ने यहाँ पे अपने आप को मोटिवेट रखा और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी ना, वो क्लियर कर जाएगा। क्योंकि ये एक तरह का एक मोटिवेशन फैक्टर ही है हमारे लिए, क्योंकि काफी बच्चे ऑलरेडी बैकअप मार चुके होंगे। तो अब हमारे पास ऑलरेडी कंपटीशन रिड्यूस हो चुका है। तो अब अगर हम मेहनत कर लेंगे, मतलब अब ये रेस का आखिरी वाला पड़ाव है, जहां पे अगर मैं तेज भाग लूंगा तो हो सकता है मेरे से जो आगे है मैं उनको पीछे छोड़ सकूं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं यही सब बताऊंगा कि मैंने किस लिए गेट के लिए प्रिपेयर किया, क्या मेरा मोटिवेशन था, और क्या क्या गेट से आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहती है हर किसी के लिए। ठीक है, तो क्या आगे आपको गेट से फायदे क्या होंगे। ठीक है, और गेट के अलावा और कोई क्या एग्जाम होता है, मतलब सिमिलर प्रैक्टिस के साथ साथ इस तरह की, मतलब जो भी जनरली आप सबको पता भी होगा। बट फिर भी मैं एक जस्ट एक मूड आपका रिफ्रेश हो जाए, एक आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले कुछ जान के, बस उस उन सब पर्पस के लिए मैं आज की वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो आप सब देखना इस वीडियो को जरूर आखिरी तक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ एक बार। मेरा नाम शुभम बंसल है और मैंने गेट 2021 के अंदर मेरी AIR 79 आई थी। ठीक है, और BARC का मैंने रिटर्न क्लियर किया था, ये 2020 में हुआ था। अब ये खाली रिटर्न क्लियर क्यों है, इंटरव्यू क्यों नहीं है, यहाँ पे स्टोरी है। मैं हर हर बार अपनी वीडियो में बताता हूँ। इस बार भी एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो डिग्री है वो MAE की है। और MAE की डिग्री जो है वो काफ़ी, मतलब काफ़ी PSU में एलिजिबल नहीं है ये डिग्री। इसलिए मुझे जैसे ही मैं BRC का रिटर्न क्लियर करके जब मैं इंटरव्यू देने गया, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मना कर दिया कि आप मतलब ये नहीं, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, मतलब आपका हम इंटरव्यू नहीं ले सकते। तो मतलब खैर बड़ा धोखा भी लगा उस टाइम पे कि गलत हुआ जो भी हुआ। बट इसलिए ही यहाँ पे ये सब भी लिखा हुआ है कि बार का मेरा सिर्फ रिटर्न ही क्लियर हुआ, तो क्योंकि मैं इंटरव्यू नहीं दे पाया था। और 21 में मेरी जैसे रैंक 79 थी, इसके बेसिस पे मेरा NTPC के अंदर सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, NTPC PSU है जिसको नहीं पता। तो NTPC में मेरा सिलेक्शन हो चुका है, एंड मेरा सिलेक्शन अभी राइट्स में भी हो चुका है। ठीक है, NTPC राइट्स, इन दो PSU में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। और अब इस बार मैंने ESC का भी एग्जाम दिया था, ESC प्री और ESC मेंस। ठीक है, जैसे प्री मैंने अब की बार 2021 में दिया था, तो मेरा प्री क्लियर हो चुका है और मेरा मेंस भी क्लियर हो चुका है। तो अब देखो फाइनली अब इंटरव्यू बचा हुआ है। इंटरव्यू भी अगर हो जाएगा तो होप सो कि अगर हम ऑफिसर बन जाएंगे तो यहाँ पे एक और अचीवमेंट आपके सबके सामने मेंशन हो जाएगी। तो बेसिकली मैंने 3 अटेम्प्ट दिए थे, 19 में, 20 में। गेट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, 21 वाला जो मेरा अटेम्प्ट था इसमें मेरी रैंक आई है। ठीक है, तो मैं आपको एक ढंग से, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी सारे फेलियर्स देखे हैं, तो मैं आपको एक ढंग से बता सकता हूँ कि क्या क्या कुछ गलतियां रहती है, किस किस तरह से हमें इस आखिरी मोमेंट पे हमें किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए। ठीक है, क्या हमें इस टाइम पे पढ़ना चाहिए, ये सब भी मैं डिस्कस करूंगा आपके सबके साथ। ठीक है, सारी सारी एक मिक्स्ड सा सेशन रहेगा आज वाला। बेशक इसका टॉपिक ये हो कि मैंने गेट के लिए क्यों प्रिपेयर किया, बट एक मिक्स्ड सेशन रहेगा। जो जो इस टाइम पे सबके मन में डाउट्स उठते हैं, क्योंकि मैं भी कुछ लोगों को मेंटर कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि उनके मन में भी किस तरह के डाउट्स आ रहे हैं, और जनरली हर किसी के मन में वैसे ही डाउट्स आते हैं। तो मैं उनकी उनकी स्टोरी भी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि उनको इस टाइम पे क्या क्या दिक्कतें फेस हो रही है, ताकि अगर उन आपको भी उस तरह की दिक्कत फेस हो रही हो तो आप उससे कुछ ना कुछ सीख पाओ। ठीक है, ये एक छोटा मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि हाँ, अन अकेडमी पे एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज
लॉन्च हो चुकी है, ठीक है, जिसके हर संडे 2 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक इसका टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट बनेंगे, मतलब हर संडे आपको एक मॉक टेस्ट दिया जाएगा। टोटल 5 मॉक टेस्ट होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी मतलब बिल्कुल गेट जैसा इन्वायरमेंट रहने वाला है। जो इस मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चन है, वो हमारे जितने भी अनअकैडमी में टॉप एजुकेटर्स हैं उन्होंने वो क्वेश्चन डिजाइन किए हैं, ठीक है। और बिल्कुल गेट की तरह रहने वाला है। तो बेसिकली इसके अंदर पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर करवा दिया जाएगा टेस्ट के थ्रू, ठीक है। और आपको बिल्कुल एग्जाम के जैसा आपको वहाँ पे एनवायरनमेंट प्रोवाइड होगा, वहीं पे आपको वर्चुअल कैलकुलेटर मिलेगा, जैसा बेसिकली गेट का एग्जाम रहता है, बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली आपको वैसा ही एनवायरनमेंट मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे आप अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग भी देख सकते हो। अब ये टेस्ट फ्री होने वाला है, कोई इसके लिए कोई चार्जेस नहीं होंगे। तो ऑब्वियसली काफी सारे लोग इस टेस्ट को देंगे, तो इस वजह से वहाँ पे ऑब्वियसली एक आइडिया आ जाएगा हमारी ऑल इंडिया रैंकिंग का कि अभी हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ताकि हमारी अगर कोई दिक्कत हो तो हम उसको भी प्रिपेयर करके अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सके और अच्छा प्रिपेयर कर सके, ठीक है। और और इसके अंदर आपको सारे अपने वीक एरियाज जहाँ पे आपको जरूरत होगी, क्योंकि आपको इसके अंदर डिटेल एनालिसिस दिया जाएगा, आपने कितनी टाइम में किया, दूसरों ने कितना टाइम में किया, साथ में आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप एक एनालिसिस कर सकते हो अपना प्रॉपर कि मेरे क्या क्या टॉपिक्स वीक है, ताकि आप उन्हीं टॉपिक्स को ढंग से प्रिपेयर कर पाओ, क्योंकि ये टाइम टेस्ट सीरीज देने का ही है, और वो भी फुल लाइन टेस्ट सीरीज देने का, ताकि आप अपने वीक एरियाज देख पाओ, ताकि आप अपना कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन कर पाओ, ठीक है। तो फटाफट जाके आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप जाके फटाफट इस टेस्ट के अंदर एनरोल कर दो, ताकि आपसे कोई भी टेस्ट मिस ना हो। और मैं सबको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये टेस्ट फ्री है, ऑल इंडिया रैंकिंग भी आपको मिल जाएगी, और सारे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस टेस्ट में गिवन है। तो आप जरूर जाके इस टेस्ट को देना, ठीक है। हर संडे को 2 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज होने वाली है, ठीक है। और आप इसको एनालाइज कर, इसको मतलब इसमें एनरोल जरूर करना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक्सेस योर प्रिपरेशन एट द ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर गेट 2022, गेट 2022 के लिए ये टेस्ट सीरीज होने वाली है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ मेरे बारे में कि अनअकैडमी पे अगर आप जाओगे वेबसाइट पे, और अगर आप वहाँ जाके मेरा नाम सर्च करोगे शुभम बंसल, तो आपको मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी, जहाँ पे मेरी ये फोटो लगी होगी। तो अब तक मैंने टोटल अनअकैडमी पे 7 स्पेशल क्लासेस मैंने ले लिए, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों ने क्लासेस, काफ़ी बच्चों को पसंद भी आई है, तो आप भी वो क्लासेस जाके देखना। तो 3 के टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जैसे मिस्टेक्स टू अवॉइड फॉर गेट एंड ईएसी। अब मैंने दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस किया हुआ है, गेट के बारे में भी और ईएसी के बारे में भी। हाँ, बट आज की वीडियो गेट के बारे में ही रहेगी, ठीक है। सेशन ऑन लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटेजी के ऊपर भी मैंने बनाया था उस टाइम पे, और फिर एक स्ट्रेटेजी फॉर गेट। एक मेरी वीडियो है शॉर्ट नोट्स के ऊपर, ठीक है, यही स्पेशल क्लास में आपको मिल जाएगी। एक मेरी वीडियो है कि टेस्ट सीरीज किस तरह से देनी चाहिए, किस तरह से एनालाइज करनी चाहिए, शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाने चाहिए। मैंने यहाँ पे अपने शॉर्ट नोट्स दिखाए हुए हैं वहाँ पे स्लाइड्स के अंदर, ठीक है। आप उनसे रेफरेंस ले सकते हो कि शॉर्ट नोट कैसे बनाने चाहिए और कैसे उनको पढ़ना चाहिए इस टाइम, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके शॉर्ट नोट्स। तो आप ये वीडियो भी जाके देख सकते हो, शॉर्ट नोट्स टेस्ट सीरीज, ठीक है। और एक मैंने बनाई थी टाइम टेबल के ऊपर, कि हमारा टाइम टेबल किस हिसाब से रहना चाहिए, ठीक है। और एक में मैंने डाउट क्लियरिंग सेशन रखा था, जहाँ पे बच्चों ने अपने बेसिक डाउट पूछे थे, ठीक है। तो आप वो सेशन भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। ये कुछ मेरी 3 ये और 4 ये मेरी टोटल 7 स्पेशल क्लासेस वहाँ पे हो चुकी है अनअकैडमी के ऊपर। तो आप अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाके या फिर ऐप पे जाके अगर आप मुझे सर्च करोगे, तो आपको मेरी सारी स्पेशल क्लासेस वहाँ पे दिख जाएगी। और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा मेरी प्रोफाइल का और मेरी स्पेशल क्लासेस का, आप वो भी जाके वहाँ से भी आप डायरेक्ट देख सकते हो, ठीक है। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पे गिवन है। अगर आप टेलीग्राम पे जाके अनअकैडमी एमई गेट अगर आप लिखते हो, तो वहाँ पे आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप डायरेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे जितनी भी क्लासेस है सबके अपडेट आपको मिल जाया करेंगे। जो भी कोई टेस्ट सीरीज आ रही है, जैसे अभी नई टेस्ट सीरीज आ रही है, तो इसका कोई भी अपडेट होगा, तो वो सारी चीज़ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो जाके इसको भी ज्वाइन करो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो अनअकैडमी में 2 तरह का सब्सक्रिप्शन है, एक आइकॉनिक है और एक प्लस है, ठीक है। सबसे पहले मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, अगर किसी को रेड में दिक्कत हो रही हो तो, ठीक है। तो एक प्लस है और एक आइकॉनिक है। इनके बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं, तो प्लस में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। वीकली टेस्ट आपके लिए जाएंगे, एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड एक कोर्स है यहाँ प्लस के ऊपर, ठीक है। रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस रहेंगे, क्रैश कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाती है, ठीक है। जैसे काफी बच्चे जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के चक्कर में ही, मतलब उनको कंसेप्ट सारे क्लियर होते हैं, बट वो क्वेश्चन नहीं ढंग से प्रैक्टिस करते हैं, इसकी वजह से उनकी थोड़ी रैंक कम आ जाती है। तो रैंक इंप्रूव करने का तरीका यही है कि हम क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और वो अगर आप खुद से नहीं करते हो, तो हमारे पास बैचेस अवेलेबल है जहाँ पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो इन सब का आपको अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर भी, ठीक है। आइकॉनिक में बात करें तो प्लस का वाले बेनिफिट्स तो आपको रहेंगे ही, साथ में एक्स्ट्रा क्या रहेंगे,
कि आपको एक पर्सनल कोच प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपको प्रॉपर गाइड करेगा, ठीक है। डेडिकेटली डाउट क्लियरिंग एजुकेटर्स रहेंगे जो आपका जब जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर कर देंगे। एक प्रिपरेटली आपको स्टडी मटेरियल बना के दिया जाएगा एक प्रॉपर, ठीक है। आपकी टेस्ट की पर्सनलाइज्ड एनालिसिस होगी, स्टडी बूस्टर सेशंस लिए जाएंगे, और साथ ही में आपको स्टडी प्लानर बना के दिया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग, आपकी क्या स्पीड है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको क्या एक बेस्ट स्टडी प्लान रह सकता है वो आपको प्रिपेयर करके दिया जाएगा, ठीक है। आप इसलिए ये आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट्स रहेंगे। बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो जो प्लस सब्सक्रिप्शन है 12 मंथ का जो उसका प्राइस रहेगा वो 2704 रुपीज पर मंथ आप अप्रोक्सीमेटली पड़ेगा। अगर टोटल की बात करें तो 32,450 रुपीज आपको पड़ेगा प्लस का सब्सक्रिप्शन। और आइकॉनिक की बात करें तो आइकॉनिक का 12 मंथ्स का आपको पड़ेगा 56,450 रुपीज का। और अगर पर मंथ बात करें तो 4,704 रुपीज पर मंथ। अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करते हो SBansal10, ये कूपन कोड दोनों में एप्लीकेबल है, प्लस में भी और आइकॉनिक में भी, तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये डिस्काउंट आपको इंस्टेंट रहेगा, तो आप जाके मेरा कूपन कोड अप्लाई करो ताकि आपको भी डिस्काउंट मिले, ठीक है। तो इस डिस्काउंट को आप यूज करके फिर आप अपना सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो। ओके, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। टॉपिक आप सबके सामने लिखा ही हुआ है कि व्हाट मेक्स मी टू प्रिपेयर फॉर गेट। बेसिकली मेरी पर्सनल क्या इंस्पिरेशन रही, क्या 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 मैंने सोचा अपने कॉलेज टाइम पे, किस वजह से मैंने गेट की तरफ मैंने अप्रोच किया। क्योंकि और भी काफी सारे एग्जाम्स होते हैं जैसे कि GMAT है, कैट है, ठीक है। अगर मुझे MBA करना था, ये बहुत सारे एग्जाम्स हैं, मैं SSC वगैरह कहीं UPSC कहीं भी जा सकता था, बट मैंने गेट को क्यों टारगेट किया, उसके पीछे क्या क्या रीजंस रहे, तो मैं ये सब कुछ आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। तो मतलब आज के लिए मैंने कोई स्लाइड्स नहीं प्रिपेयर किया, आज के मैं आपसे डायरेक्ट टॉक करने वाला हूँ। कुछ ना कुछ हम यहाँ पे लिखते रहेंगे, मैंने क्योंकि ब्लैंक स्लाइड्स छोड़ी हुई है, ताकि अगर मुझे कुछ लिखने की जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता दूंगा उसके बारे में, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले कि जैसे मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी 2019 के अंदर, 2019 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। और मेरी जो डिग्री थी वो मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन थी, जैसे कि ये तो मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ, आप सबको पता ही होगा। तो 19 में बीटेक कंप्लीट करने से पहले, मतलब कि क्या है, 2018 में मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी। एक मिनट, 2018 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी बेसिकली कोचिंग ज्वाइन करके, क्योंकि उस टाइम पे अनअकैडमी वगैरह कुछ भी नहीं था। तो प्रिपेयरिंग फॉर गेट, यहाँ से मैंने अपनी प्रिपरेशन चालू कर दी थी, गेट और ESE दोनों के लिए बेसिकली, ठीक है। तो 18 मतलब मेरा जो फाइनल ईयर था उसमें मैंने अपनी प्रिपरेशन चालू कर दी थी। तो क्या हुआ कि मतलब क्यों, जैसे ही सबसे पहले तो गेट के बारे में तो फर्स्ट सेकंड ईयर से ही पता चल जाता है कि हाँ कि आफ्टर, क्योंकि क्या होता है कि JEE के बाद, अगर जैसे मेरा जो एडमिशन है वो JEE के बाद, JEE से तो मेरा नहीं हुआ था, तो मैंने IPU यूनिवर्सिटी से अपनी बीटेक की थी। तो वहीं मतलब तभी से ही एक मन में एक इच्छा रहती है कि यार IIT में जाके एमटेक करेंगे, या फिर IIT में पढ़ना है या NIT में पढ़ना है, इस तरह की एक इच्छा जो है वो मन में रह ही जाती है। तो फिर वहां पे जब जब एक जगह एडमिशन लेने के बाद फिर एक्सप्लोर करते हैं तो पता चलता है कि एक गेट तरह का एक एग्जाम होता है गेट का, जिसके थ्रू हम एमटेक भी कर सकते हैं और साथ में हम जॉब भी ले सकते हैं अगर हमारी जॉब नहीं लगती है कैंपस प्लेसमेंट से। तो गेट एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। तो गेट के बारे में तो सबको पता रहता है कॉलेज टाइम पे, तो ऐसे ही मुझे भी पता था। तो उस टाइम तो खैर इतने सीरियस नहीं थे, जब कॉलेज शुरुआत शुरुआत हुआ कॉलेज में, वो आते ही फिर वही हवा लग जाती है कॉलेज की, फिर कॉलेज का काम वगैरह इतना हो जाता है। तो उस टाइम पे मैंने प्रिपरेशन प्रिपरेशन नहीं की अपनी, मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर ऐसे ही चला गया। तो फिर फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में आके फिर मैंने सोचा कि अब प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए, ताकि मतलब हो सके तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक अच्छे नंबर आ जाए। तो क्योंकि मेरे कॉलेज में भी मेरा अच्छा एक स्कोर रहता था, कॉलेज में मेरी अच्छी एक एकेडमिक्स में जो है मेरी अच्छी चल रही थी। तो मुझे ऐसा था कि मुझे ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं गेट के लिए प्रिपेयर करने में। तो फिर मैंने गेट के लिए प्रिपरेशन चालू करी 18 के अंदर, ठीक है। 19 वाला मुझे गेट का अटेम्प्ट करना था। तो फिर क्या हुआ कि उसके बीच में क्या हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट होने के चक्कर में मेरा जो लेफ्ट लेग का जो मेरा लिगामेंट था वो मेरा टीयर हो गया। तो अब वो वैसे ठीक नहीं हो सकता था, उसकी मुझे सर्जरी करवानी पड़ी। तो कुछ टाइम तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही उसको टाल देता हूँ, बट वो नहीं टला। तो फिर उसके बाद फाइनली उसका एक ही अल्टरनेटिव था कि मुझे सर्जरी करवानी थी, वरना नी लॉक हो सकता था, ठीक है। तो फिर मैंने उसकी सर्जरी करवाई, तो उसके सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी करवानी होती है। तो उस फिजियोथेरेपी के चक्कर में और सर्जरी के बाद जो पूरा एक पीरियड था, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 महीने जो है वो मेरे पूरे के पूरे घर पे बेड रेस्ट के ऊपर ही रहे। और उससे मुझे दिक्कत क्या हुई कि वो वही टाइम था जिस टाइम पे कॉलेज के अंदर कंपनीज आ रही थी प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। और उसी टाइम पे ही मेरा ये एक्सीडेंट वाला सीन हो गया। तो मैं जो है उन कैंपस प्लेसमेंट के इंटरव्यू में भी नहीं बैठ पाया, क्योंकि
मोस्ट जो कंपनियाँ थी, जो मोस्टली कंपनियाँ थी, वैसे तो सबको पता है कि अगर हम नॉर्मल किसी कॉलेज से हैं तो वहाँ पे जो कंपनीज आती है वो जनरली आईटी कंपनीज ही आती है, चाहे वो मैकेनिकल ब्रांच हो चाहे कोई ब्रांच हो। हर किसी को आईटी कंपनीज उठा के ले जाती है, वही जो एवरेज पैकेज रहता है 3.25 4.15 इस तरह का पैकेज कंपनीज ऑफर करती है। तो खैर मेरा मन भी नहीं था, बट ये हो जाता है कि हाँ एटलीस्ट एक जगह जॉब लग गई, तो इस तरह का एक मन में रह ही जाता है। मेरे काफ़ी सारे दोस्त प्लेस हो गए, ठीक है, आईटी कंपनीज के अंदर काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया। बट मैं एक रीज़न रहा कि मैं क्योंकि इंटरव्यू नहीं दे पाया, मैं घर पे ही उस टाइम था, मैं कॉलेज नहीं जा पाता था, इंटरव्यू नहीं दे पाया। उस टाइम पे कोरोना नहीं था कि ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहे थे, उस टाइम पे वहाँ जाना ही था इंटरव्यू देने के लिए। तो मैं नहीं जा पाया और बेसिकली फिर मेरा किसी कैंपस प्लेसमेंट से मेरा कहीं भी नहीं हुआ। तो मैं प्रिपेयर कर ही रहा था गेट के लिए, और एक एक मन में रह था भी कि हाँ गेट क्लियर कर लेंगे, और गेट के बाद फिर डायरेक्ट पीएसयू ही लेंगे। तो अब हाँ, जैसे मैं बता रहा था कि मुझे ईएससी के बारे में नहीं पता था। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो ईएससी के बारे में क्या हुआ कि जैसे ही मैंने कोचिंग में लिया, मैंने एडमिशन, तो वहां जाके मुझे पता चला कि गेट के साथ ही एक ईएससी का, इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी एग्जाम होता है, यूपीएससी जिसको कंडक्ट करवाती है। तो इस एग्जाम के थ्रू, मतलब जैसे हमारे आईएएस बनते हैं, आईएएस आईपीएस, ये काफी पॉपुलर है हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर, बट आईएएस इतना पॉपुलर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए किसी को भी पता नहीं होता। मुझे भी जब मैंने प्रिपरेशन चालू करी तब मुझे पता चला कि एक आईएएस करके भी एक पोस्ट होती है। तो फिर वहां पे भी मन हुआ कि चलो आईएएस नहीं डायरेक्ट, तो एटलीस्ट हम इंजीनियरिंग में ही कुछ ऐसे डिपार्टमेंट को ले ले जहाँ पे हम एक गेस्टेड ऑफिसर बन जाए। ठीक है, तो फिर मैंने सोच लिया कि हाँ मैं प्रिपेयर दोनों के लिए करूंगा, गेट के लिए भी और ईएससी के लिए भी। ठीक है, तो मेरी प्रिपरेशन चली रही थी। तो फिर अब जैसे कैंपस प्लेसमेंट हुआ नहीं, तो फिर और कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास। अब एमबीए की तरफ मेरा मन इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त ऐसे थे जिनका मेन मोटो ये था कि अगर चलो हमने कैंपस प्लेसमेंट ले लिया है, बट हम एक पर्टिकुलर एक एक्सपीरियंस गेन करने के बाद हम एमबीए में स्विच कर लेंगे, और हम एमबीए परस्यू करके और फिर आगे फिर अब कंपनी चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो पर मेरा ऐसा कोई गोल नहीं था, मेरा कोई गोल नहीं था कि मैं एमबीए करूं, क्योंकि मेरा शुरुआत से ही जो मन था, जो मेरा ओरिएंटेशन था, वो टेक्निकल लाइन की तरफ ही था। मैं बेसिकली यही चाहता था कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने मैकेनिकल अपने 4 साल की जो मैंने डिग्री में पढ़ा है, एटलीस्ट मैं उसको कुछ ना कुछ यूज कर पाऊँ, कहीं ना कहीं उसको यूज करूँ, कहीं ना कहीं उसको प्रैक्टिकली देखूँ। ये मेरा शुरुआत से ही मन था, क्योंकि चाहे मैं 1-2 साल किसी कंपनी में काम करूँ टेक्निकल में, बट मेरा मन यही था कि मैं एटलीस्ट एटलीस्ट उसको ऑब्जर्व जरूर करूँ, एटलीस्ट जो भी मैंने पढ़ा है। मुझे कल को ऐसा ना फील हो कि जो भी मैंने पढ़ा वो सब कुछ मतलब वेस्ट था। अगर मुझे फाइनली एमबीए में ही आना था, तो फिर मैं कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन भी कर सकता था। ठीक है, एक मेरे मन में था, इसलिए मैंने कैट को नहीं चूज किया। दूसरा क्या था कि कैट के बारे में ये सुना है कि कैट के अंदर इंग्लिश वगैरह आती है, मतलब एक छोटा छोटा थोड़ा फैक्टर ये भी था। तो पर्सनली जैसे इंजीनियर्स की काफ़ी मैक्सिमम पॉपुलेशन इंजीनियर्स की जो है, उनकी जो इंग्लिश है वो थोड़ी सी वीक रहती है। ठीक है, तो फिर मेरा तो खैर वैसे ही वो था कि मेरा मन था ही नहीं कि मतलब कि मैं वो कैब वगैरह ये सब मैं पढूं। तो फिर एक ये भी एक रीज़न था कि मैंने कैट और जीमेट इन तरफ जाने के लिए नहीं सोचा, मैंने इनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। तो फिर मैंने फाइनली गेट को ही चूज़ किया कि अपना गेट और ईएससी, ये 2 एग्ज़ाम हैं, इनको देंगे और अपना फाइनली किसी पीएसयू में जाके अपनी टेक्निकल नॉलेज वहाँ पे जो पढ़ा है बेसिकली उसको प्रैक्टिकली हम देखेंगे, ताकि ताकि मज़ा भी आए कुछ काम करने में। ठीक है? तो फिर अपना 19 के लिए प्रिपेयर किया और 19 वाला अपना अटेम्प्ट दिया। अब कॉलेज के साथ-साथ प्रिपरेशन चल रही थी और क्लासेस होती थी रात-रात तक, ठीक है, कोचिंग के अंदर। तो उसमें दिक्कत क्या होती थी कि सेल्फ स्टडी के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। तो कितना ही मैं कोशिश कर लूँ, मैं अपने लिए मतलब दिन के 1 से 2 घंटे, 3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा निकाल पाता था। और उस टाइम भी फिर वही कॉलेज का काम हो गया। कॉलेज में भी हमने एक एसएई की टीम शुरू कर दी थी। ठीक है? तो उसके चक्कर उसका काम भी काफ़ी सारा रहता था। तो यहाँ पे भी टाइम मेरा लगता था। तो मैं गेट के लिए एक सेल्फ जो स्टडी वाला टाइम होता है वो मैं दे ही नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि अब मतलब अब इतना टाइम अगर मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तो अपना मतलब जितना मैक्सिमम मेरे से हो सकता है मैं उतना कवर करके अपना 19 वाला अटेम्प्ट दे देता हूँ, और अपना फिर ड्रॉप करूँगा 1 साल, और उसके बाद फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट मैं अपना 20 वाला फिर मैं अपना एक अच्छा अटेम्प्ट दूँगा ड्रॉप करके, क्योंकि उस टाइम कोई बर्डन नहीं होगा, कोई एसईई वाला बर्डन नहीं होगा। ये किसी को नहीं पता, तो ये जो बाहा वगैरह टीम रहती है, हमने एपिसाइकिल की टीम बनाई थी इसके अंदर। ठीक है, हम इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे। तो मुझे ये था कि अब इसका भी कोई वर्कलोड नहीं होगा, अपना अच्छे से मैं प्रिपेयर कर पाऊँगा गेट के लिए। तो मैंने अपना 19 वाला अटेम्प्ट मैंने क्या किया कि 31st ऑफ दिसंबर को 31st ऑफ दिसंबर 2018 इसको मैंने लाइब्रेरी जॉइन कर ली, क्योंकि मुझे घर पे पढ़ाई नहीं हो रही थी। अब घर पे कभी कुछ काम हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, या फिर जनरली क्या होता है ना, घर पे बेड दिखता है। अब बेड दिखते ही क्या मन करता है कि इस पे लेट के पढ़ना चालू कर दो।
आलस आता है, नींद आती है। तो ये सब दिक्कतें हर किसी के साथ होती है। मेरे को बड़ा अवॉइड करना था मतलब इन सब चीज़ों को। तो एक मुझे अल्टरनेटिव यही लगा कि अपना लाइब्रेरी जॉइन करते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में क्या है, आस-पास लोग सब पढ़ रहे होते हैं, तो उनको देख के एक मोटिवेशन मिलता रहता है। हमें भी ऐसा लगता है कि यार हम क्यों नहीं पढ़ रहे? हम भी पढ़ लेते हैं जब ये लोग पढ़ रहे हैं तो। तो इस तरह की मन में फीलिंग्स आती रहती है। तो यही सोच के फिर मैंने सोचा कि अपना मतलब लाइब्रेरी जॉइन करके वहीं जाके पढ़ूँगा। तो मैंने 31 दिसंबर 2018 को मैंने लाइब्रेरी जॉइन करी और एग्ज़ाम था मेरा 2 ऑफ फ़ेब 2019 को, मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो था। ठीक है? तो 1 महीना था मेरे पास कुल, तो 1 महीने के अंदर मैंने अपने जितने भी मेरे सब्जेक्ट्स थे, कुछ सब्जेक्ट छोटे-मोटे मैंने छोड़ दिए थे, ठीक है? बचे हुए मैंने सारे सब्जेक्ट अपने जितने भी नोट्स नोट्स मतलब बेसिकली जो मैंने कोचिंग में नोट्स बनाए थे और जो वहाँ पे क्वेश्चन करवा दिए गए थे, मैंने वो सारे क्वेश्चन और नोट्स अपने पढ़ लिए, ठीक है? ढंग से पढ़ लिए, उनको अच्छे से रिवाइज़ कर लिया, फ़ॉर्मूला वगैरह याद कर लिए, कुछ-कुछ नहीं हुए तो किसी तरह उनका जुगाड़ कर लिया। मतलब उनको किसी तरह याद कर लिया थोड़ा-थोड़ा, हल्का-फुल्का, कच्चा-वच्चा जो भी था, याद करके और मैं अपना अटेम्प्ट 19 वाला अटेम्प्ट मैंने दिया। तो अब क्या होता है ना, जब हम कम प्रिपरेशन के साथ जाते हैं तो हमारे पास एक कॉन्फिडेंस रहता है, और जब हमें ये पता हो कि मतलब जब हम एक तरह से ऐसे देने जाते हैं कि हमें पता है कि अब हमें नेक्स्ट अटेम्प्ट भी देना है, हमारे मन में कोई डर नहीं रहता ना, जब हम तो हम थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ आगे जाते हैं। तो मैं अपना कॉन्फिडेंस में था मैं कि चलो नहीं भी होगा तो अगले साल देंगे, अपने मन में बिठा लिया था, ठीक है। बट ये अब जैसे अब काफी लोगों को ऐसे मन में आ रहा होगा कि यार नहीं हुआ तो अगले साल देंगे, बट काफी लोग क्या करते हैं ना, इस टाइम पे गिव अप कर जाते हैं। अब मेरे साथ तो क्या दिक्कत थी कि मैं कॉलेज के साथ साथ प्रिपेयर कर रहा था और मुझे क्लासेस में जाना पड़ता था। अब जैसे आप अनअकैडमी पे आप सब लोग पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, और अब तो कोरोना के चक्कर में ऑनलाइन कॉलेज है, ऑनलाइन क्लासेस है। आपका मैक्सिमम टाइम घर पे ही है, तो आप पूरा टाइम दे सकते हो अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। बट उस टाइम पे ना तो कॉलेज ऑफलाइन था, ठीक है, ना तो कॉलेज ऑनलाइन था, सॉरी, और ना ही मेरी कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन ऑनलाइन थी। तो सब कुछ मुझे ऑफलाइन करना होता था, तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचता था। आधा टाइम तो मेरा ट्रैवलिंग में ही निकल जाता था। तो इसीलिए मैं मतलब इतना ढंग से टाइम नहीं दे पाया, इसलिए मैंने मन में ये सोचा कि मैं अपना 19 के बाद 20 वाला अटेम्प्ट भी दूंगा। बट आजकल जो है, मतलब अगर अब किसी के मन में ऐसा आ रहा है तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको कि आप इस तरह की फीलिंग्स अपने मन में लाओ। अभी भी आपके पास पूरा 1 से 1.25 महीना बचा हुआ है। अगर जो भी आपकी कमी है उसको आप अपना एनालाइज करो, उस कमी को पकड़ो। जैसे ही आप कमी पकड़ लोगे ना, आप देखोगे आपके अंदर इंप्रूवमेंट होनी चालू हो जाएगी। अगर आप अपनी कमी नहीं पकड़ोगे तो इंप्रूवमेंट होगी कैसे? ठीक है? गलती जब तक नहीं पता होगी, जब तक सुधारेंगे कैसे? और गलती पता क्या है कि गलतियों को एक्सेप्ट करना काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं मानता हूँ काफ़ी ज़्यादा मैच्योर एक डिसीज़न रहता है। अगर हम अपनी गलतियों को इग्नोर करेंगे, मतलब हम अपनी गलतियों को गलतियाँ मानेंगे ही नहीं। मैं हर जगह मैं मेरा एक मतलब एक प्रिंसिपल है मेरी लाइफ़ का कि चाहे कोई भी चीज़ हो, मैं हमेशा उसमें अपनी गलती ढूँढता हूँ, कहाँ पे मेरी तरफ से क्या गलती रही होगी। चाहे सामने वाले की कोई गलती हो, चाहे ना हो, चाहे कुछ भी हो। पर मैं हमेशा ये देखता हूँ, क्या मैंने इस डिसीज़न में मैंने क्या गलती करी है? और मैं हर जगह कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करूँ। अगर मैं उनको एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा, अगर मुझे अपनी गलतियाँ पता ही नहीं चलेगी, तो मैं उनको इम्प्रूव कैसे करूँगा? ठीक है? इम्प्रूवमेंट जभी होगी जब आपको पता होगा कि आपको क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है। अगर आपको यही नहीं पता इम्प्रूव क्या करना है, तो फिर करोगे क्या? किस चीज़ को इम्प्रूव करोगे? आप उसी साइकिल में फँसे रहोगे, आप वही चीज़ बार-बार पढ़ते रहोगे, आप मन में ये बिठाते रहोगे कि मुझे तो आता है, मुझे तो आता है, मुझे तो आता है। बट इन द एंड आपको नहीं आती है वो चीज़। अगर आपने अब तक उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया कि आपको वो चीज़ नहीं आती है, आप उसको पढ़ ही नहीं रहे हो, आप उस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो ऐसे काम नहीं चलता। ठीक है? तो मैंने भी एक्सेप्ट जैसे कर लिया था कि हाँ, मेरे कुछ चीज़ें वीक है और मुझे उसके लिए टाइम लगेगा, तो पर मैं ये वाला अटेम्प्ट तो दूँगा। एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कि गेट एक्चुअली होता क्या है। एक गेट एनवायरनमेंट में बैठ के एक फ़ील आएगा, एक पता चलेगा कि ये गेट एग्ज़ाम को देखेंगे वहाँ जाके असली में, ठीक है? तो एक एनालाइज़ रहता है कि मतलब पता चलता है कि नेक्स्ट ईयर तक इस तरह की हमसे गलती ना हो। ठीक, तो उसी वे में फिर हम प्रिपेयर भी करते हैं। ठीक है? तो मेरा 19 वाला अटेम्प्ट फिर मैंने दिया और मेरे जो मार्क्स आए, मतलब मैं अपनी काफ़ी वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। मेरे 51 मार्क्स आए थे मेरे, ठीक है? पर मैं मतलब मार्क्स से तो खुश नहीं था मैं, पर जब मैं अपना अटेम्प्ट दे के आया, जब मेरा पेपर खत्म हुआ, तो मैं एक सैटिस्फैक्शन था कि हाँ, जितनी मैंने मेहनत की थी, उसके हिसाब से मेरा पेपर ठीक हुआ है। बट हाँ, कुछ सिली मिस्टेक्स वगैरह कर दी थी क्योंकि टेस्ट सीरीज़ वगैरह दी नहीं थी। अब टेस्ट सीरीज़ ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर हमें कोई भी एग्ज़ाम देना है तो टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि ये हमें हमारी गलतियाँ बताते हैं कि हमारी गलतियाँ कहाँ पे हो रही है। और अगर हम इन्हीं को अवॉइड करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा? फाइनल एग्ज़ाम में जाके फिर मेरी तरह ऐसे गलतियाँ करेंगे। मैं सोच के गया था कि मेरे 70 मार्क्स आ जाएँगे। मेरा तो पेपर इसी तरह से गया था, 70 आ जाएँगे, बट आए 51। मैंने सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कर रखी थी, ठीक है? मार्क्स से मैं खुश नहीं था, बट मैं अपने अटेम्प्ट से खुश था, जब मैंने जैसे ही मैं पेपर देके निकला।
तो अपना फिर ये तो था ही कि यार अगर नहीं आते हैं नंबर तो देना तो है ही नेक्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है। तो सॉरी। तो फिर उसके बाद फिर मैंने अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी शुरू कर दी, 2020 वाला जो मेरा अटेम्प्ट था। ठीक है। अब मैंने अपनी गलतियां पकड़ ली थी, क्योंकि गलतियां क्या थी कि मुझसे जो गलतियां हो रही थी कि सबसे पहले तो मैंने कुछ सब्जेक्ट अपने छोड़ दिए थे। ठीक है। क्योंकि क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी सर्जरी हुई थी, तो उस टाइम पे मैं कोचिंग क्लासेस भी नहीं जा पाता था। तो कोचिंग क्लास में ना जाने की वजह से भी मेरे कुछ सब्जेक्ट छूट चुके थे। ठीक है। तो वो छूट गए थे, तो वो भी मुझे कंप्लीट करने थे। मैंने सेल्फ स्टडी से तो मैंने वो कंप्लीट नहीं किए थे, क्योंकि मेरे पास एक मंथ का टाइम था। उस एक मंथ में मुझे अपने प्रीवियस कंप्लीट सब्जेक्ट भी कंप्लीट करने हैं। ठीक है। तो मैं अपने नए सब्जेक्ट तो कैसे ही पढ़ पाऊंगा। और ये जो लास्ट का एक मंथ रहता है ना, इस टाइम पे हमें नए सब्जेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ने चाहिए। ये मैं आपको भी नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने इस लास्ट टाइम के, जो आपका जो लास्ट ये टाइम चल रहा है, जो आपने पढ़ लिया है अब तक, आप कोशिश करो आप उसी को ही रिवाइज करो जितना अच्छे से अच्छा हो जाए, ताकि जो आपने पढ़ा है उसमें आप पूरे कॉन्फिडेंट रहो। ठीक है। आपको उसकी रिवीजन बरकरार रखनी है, और टेस्ट सीरीज आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है। तो फिर मैंने अपने 20 वाले अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन चालू करी। तो अब 20 वाले अटेम्प्ट के लिए भी मैंने अपना लाइब्रेरी को कंटिन्यू ही रखा, क्योंकि मैंने देख लिया था कि घर पे तो नहीं हो पाएगा, लाइब्रेरी ज्वाइन करके ही पढ़ना है। तो लाइब्रेरी में फिर अपना पढ़े, एक साल था मेरे पास पूरा गेट के अटेम्प्ट के बाद। ठीक है। खैर एक साल तो मतलब मैंने कुछ टाइम के लिए, जहां तक मुझे याद है, जस्ट अ सेकेंड, जैसे कुछ टाइम के लिए मुझे याद है कि मैंने जो है अपनी जो प्रिपरेशन वगैरह है वो थोड़े टाइम के लिए छोड़ दी थी, एक दो मंथ के लिए शायद। शायद कॉलेज चल रहे थे उस टाइम पे। हाँ, कॉलेज वगैरह का काम था, क्योंकि फाइनल ईयर के एग्जाम्स बचे हुए थे जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है। तो मैंने उस टाइम पे छोड़ दी थी अपनी प्रिपरेशन कुछ टाइम के लिए, फिर मैंने दोबारा से शुरू करी थी। तो अप्रोक्सीमेटली मतलब 7 से 8 महीने मैंने पूरा का पूरा फुल डेडिकेटेडली मैंने गेट और ईएससी के लिए दिया। और फिर उस टाइम पे भी मैंने टेस्ट सीरीज, इस टाइम पे मैंने गलतियां कर ली थी। सबसे पहले जैसे मेरी गलती क्या थी कि मैंने टेस्ट सीरीज नहीं दी थी। ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज अब की बार मुझे देनी थी। ठीक है। जो मेरे लेफ्ट आउट सब्जेक्ट थे, मुझे इनको कंप्लीट करना था। ठीक है। मैं क्योंकि अब की बार मैं रिस्क नहीं ले सकता था कि कोई भी मैं सब्जेक्ट छोड़ के जाऊं, ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना था मुझे। तो मैंने उन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट किया, टेस्ट सीरीज के ऊपर मैंने अपना ध्यान दिया। ठीक है। टेस्ट सीरीज ताकि मैं दूं पूरी की पूरी। और फिर मेरी गलतियां जो हो रही थी, जो मेरी सिली मिस्टेक्स हो रही थी। ठीक है। अब मुझे ये भी कवर करनी थी, अपनी सिली मिस्टेक्स मैंने आइडेंटिफाई की। और ये आइडेंटिफाई कैसे होती है? टेस्ट सीरीज से आइडेंटिफाई होती है। मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ है टेस्ट सीरीज से क्या इंपॉर्टेंस रहती है। ठीक है। तो इसलिए मैं आप सबको ये चीज़ भी बता पा रहा हूँ कि सिली मिस्टेक्स आपकी टेस्ट सीरीज से ही जाएंगी। ठीक है। तो मैंने मतलब अपना ये 7 से 8 मंथ मेरे प्रिपरेशन पे दिए। और मैं रोज़ 8 से 10 घंटे, मतलब मैं रोज़ के देता था लाइब्रेरी में। ठीक है। कोशिश यही रहती थी, मतलब 8 से 10 घंटे कोशिश यही रहती थी कि मैं इस पूरे टाइम पढ़ता ही था। सीटिंग तो मेरी ज़्यादा थी, बट मैं पढ़ता कोशिश करता था कि मैं कम से कम 8 घंटे तो निकाल लूँ कि मैं अपना उसमें पढ़ रहा हूँ। ये एक एक रूटीन मेरा रहता था 2020 वाले अटेम्प्ट में। ठीक है। तो फिर फाइनली मतलब अब यहाँ पे जब मैं टेस्ट सीरीज दे रहा था, तो टेस्ट सीरीज के अंदर जो मेरा स्कोर आता था, वो मेरा 75+80 के आसपास ये मेरा स्कोर रहता था। तो मतलब मैं बड़ा खुश था, 70+ तो रहता ही था। तो मुझे एक कॉन्फिडेंस था कि यार अब की बार तो मेरे टेस्ट सीरीज में भी अच्छे नंबर आ रहे हैं। ठीक है। और सारी गलतियां भी ठीक हो ही रही हैं, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो होप सो इस बार तो काफ़ी अच्छी रैंक आने वाली है, क्योंकि गेट एग्जाम में अच्छा ही स्कोर रहने वाला है। तो मैं अपना उसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं अपना चला गया 20 वाला अटेम्प्ट देने के लिए। बट फिर क्या होता है ना कि टाइम और लक काफ़ी मैटर करता है, मुझे ऐसा फील होता है। पर वहां जाके क्या हुआ कि मैंने एक्सपेक्टेशन बना रखी थी कि मुझे अपनी रैंक 1 से 10 के बीच में लानी है। ऐसी मैंने एक्सपेक्टेशन बना ली थी 20 वाले अटेम्प्ट के लिए। और इस 1 से 10 के बीच में रैंक लाने का मतलब है कि हम 2 से 3 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ सकते हैं, या फिर गलत हो सकते हैं। 2 से 3 छोड़ सकते हैं और एक दो गलत हो सकता है, वरना और इससे ज़्यादा गलत ये छोड़ने वाला कोई सवाल ही नहीं बनता। तो जैसे ही पेपर खोला, तो पेपर में पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन ये मेरे से हुआ ही नहीं। क्योंकि पेपर हल्का सा, अब की बार 920 वाला जो अटेम्प्ट था वो हल्का सा टफ था। तो मैं घबरा गया। मुझे ऐसा लगा कि यार जो मैं सोच के आया था, जिस चीज़ के लिए मैंने इतनी प्रिपरेशन की थी, इतनी मेहनत करी, वो तो मेरे हाथ से जाने लग रही है, कि मेरे से क्वेश्चन ही नहीं होने लग रहे पेपर के अंदर। तो ये पेपर के बीच में 20 वाले अटेम्प्ट में ना मुझे
एग्जाम फेयर ने पकड़ लिया मतलब। और इस डर की वजह से, क्योंकि मुझे ऐसा दिखने लग गया कि यार जो मैं रैंक सोच के आया था वो रैंक तो नहीं आने वाली, तो मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा मूड खराब हो गया, और आती हुई चीजें भी मैं गलत करना चालू कर दी मैंने। मतलब ऐसा नहीं कि जानबूझ के गलत करना चालू करी, ये होने लग गई। क्योंकि डर डर में क्या होता है ना, हम चीजें गलत करते हैं, हम कैलकुलेशन एरर कर दी, कुछ सिली मिस्टेक, दोबारा से सिली मिस्टेक्स होने लग गई। क्वेश्चन रीड गलत कर लिया, क्वेश्चन में पूछा कुछ और था, कुछ कर दिया। जैसे मेरे को एक गलती याद आ रही है, वो काफी मतलब काफी बड़ी सिली मिस्टेक थी। क्वेश्चन में फॉर्मूला डायरेक्ट गिवन है, जैसे एवरेज फ्लो स्ट्रेस का फॉर्मूला रहता है, ठीक है, के एप्सिलॉन टी की पावर एन अपॉन वन प्लस एन। ये फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन है। आईआईटी ने क्वेश्चन फॉर्मूला दिया हुआ है, मुझे मुझे सिर्फ अप्लाई करना है। पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस फॉर्मूले को भी मैं वहां पे गलत लिख रहा हूँ, इस फॉर्मूले को भी मैं वहां पे ये लिख रहा हूँ। तो कैसे होगा मतलब, ये सब कैसे होता है, ये सब एग्जाम फेयर की वजह से होता है। इस तरह की सिली मिस्टेक्स मैंने करी, काफी जगह मैंने इस तरह की सिली मिस्टेक्स करी। कई बार कैलकुलेटर में मिस्टेक कर दी, कैलकुलेटर में वैल्यू गलत डाल दी। तो ये सब क्योंकि डर, घबराहट हो गई, डर हो गया कि यार जो सोच के गए थे वो तो हो ही नहीं रहा है। तो ये चीजें भी आपके साथ होगी जब आप अब अगला एग्जाम देने जाओगे, काफी लोगों के साथ इस तरह की दिक्कतें होने वाली है। बट आपको क्या करना है ना, अपना काम मेंटेन करना है, अपना कूल मेंटेन करना है। अब ये कैसे होगा कि एक्सपेक्टेशंस मत बना के जाओ, कोई भी एक्सपेक्टेशंस मत रखो अपने मन के अंदर, अपने फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग कि मुझे तो इतने नंबर लेके आने हैं, मुझे तो इतनी रैंक लेके आनी है। इस तरह की कोई भी एक्सपेक्टेशन अपने दिमाग में मत रखना। क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशंस रख के जाते हैं ना, तो पेपर अगर मुश्किल आ जाता है तो फिर हम घबरा जाते हैं। और अपनी प्रिपरेशन इस तरह से करो कि अगर पेपर मुश्किल आया है तो वो सबके लिए मुश्किल आया है। जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहा वो किसी से भी नहीं हो रहा। और ऐसा ही होता है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है ना, तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा वो किसी से भी नहीं हो रहा होगा, क्योंकि सभी सेम लेवल पे रहते हैं लगभग। ठीक है, तो आपको हमेशा यही सोचना है। और आपको आपसे जब क्वेश्चन पेपर में नहीं हो रहा हो ना, चाहे आपकी प्रिपरेशन हल्की भी हो, पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो या तो आप उसको थोड़ा सा टाइम दो, फालतू टाइम उस पर वेस्ट मत करना। हो सकता है आगे पेपर इजी हो, आप उसी पे अटके रहो, ईगो पे मत लेना क्वेश्चन को। आप उसको पढ़ो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अगर आपसे नहीं हो रहा वो, उसको दोबारा अटेम्प्ट करना। और अगर फिर भी नहीं होता है, जब बाद में आओगे सेकंड गो में, थर्ड गो में, अगर फिर भी नहीं होता है ना, तो ऐसा सोचो कि वो किसी से भी नहीं हो रहा होगा। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचोगे कि यार ये तो मेरे से ही नहीं हो रहा, सबसे हो रहा होगा, सबको देखने लग जाओगे आसपास कि यार बाकी सब तो पेपर कर रहे हैं, तो उससे बेफालतू का एक फियर क्रिएट होगा माइंड के अंदर। और वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है एग्जाम के अंदर। आपको यही चीज अवॉइड करनी है। आपसे जो क्वेश्चन नहीं हो रहा, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा कर लेंगे जब दूसरी बार आएंगे। क्योंकि क्या होता है, जब हम एक कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। फिर अब जब दोबारा आते हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर। और कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है पेपर के अंदर। ठीक है? चाहे तुम्हारा पेपर शुरुआत से बेकार चल रहा हो, बट आपको अपना कॉन्फिडेंस, आपको अपना कूल, आपको अपना काम जो है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस, कूल और काम, ये ट्रिपल सी। तो बैठे बैठे एक चीज बन गई, ट्रिपल सी। कॉन्फिडेंस, कूल और काम। ये आपको एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। अगर आपने ये तीनों अपने साथ रखे ना पूरे पेपर के अंदर, तो आप ये देखोगे कि अगर आपके 60 नंबर आ रहे थे ना, तो वहां आपके 70 आ जाएंगे। ये होने वाला है, ये सच में होने वाला है। क्योंकि कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, बस आप एग्जाम के अंदर उस चीज को नहीं सोच पा रहे हो। अब जैसे मैं अपने दोस्त की स्टोरी बताता हूँ, उसके साथ क्या दिक्कत है, वो जीमेट की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो जब भी उसका मेरे पास फोन आता है, वो हमेशा मुझसे एक बात कहता था, जैसे अब तो उसका पेपर हो चुका है, वो हमेशा मुझसे एक बात कहता था कि शुभम, क्या होता है कि जब पेपर दे रहा हूँ, तो उस टाइम पे मेरे से वो क्वेश्चन नहीं हो रहा। और जैसे ही पेपर खत्म हुआ, जैसे ही मैंने एंड टेस्ट पे क्लिक करा, मॉक टेस्ट की बात करते हैं, जैसे ही मैंने एंड टेस्ट पे क्लिक किया, तो जैसे ही अब मैं जब उन क्वेश्चनों को दोबारा से देखूंगा, जब मैं उनको गो थ्रू करूंगा, अब जीमेट के अंदर जो क्वेश्चन स्किप हो गया ना, वो स्किप हो जाता है। हमारे पास दोबारा विजिट करने के लिए नहीं ऑप्शन अवेलेबल होता। ठीक है, तो वो कहता है कि एक बार अगर स्किप हो जाता है ना, तो मतलब स्किप हो गया तो स्किप हो गया। तो वो क्या कहता है कि जैसे पेपर दिया, उस टाइम पे मेरे से नहीं हुआ, बट जब मैं उसको दोबारा गो थ्रू करूंगा, जब मैं उसको दोबारा रिवाइज करूंगा ना उस पार्ट को, तो जैसे ही, तो मैं देखूंगा कि मेरे से वो क्वेश्चन हो रहा होगा। मतलब मेरे से वो क्वेश्चन हो जाता है उस टाइम पे, दोबारा जब मैं करता हूँ तो। ठीक, तो इसीलिए मतलब ये चीज काफी ज्यादा दिक्कत करती है। आपको क्या करना है ना, अगर आपको उस मतलब उससे बेसिकली दिक्कत क्या हो रही थी, आप समझ रहे हो ना, थोड़ा, क्योंकि गोलमोल सा हो गया था। उससे दिक्कत क्या हो रही थी कि वो पेपर में नहीं क्वेश्चन कर पा रहा था, बट वो जब पेपर खत्म हो जाता था, उसके बाद वो उस सेम क्वेश्चन को बड़े आसानी से कंप्लीट कर देता था। तो दिक्कत क्या आ रही थी कि उसको, एक तो टाइम प्रेशर, मैंने उससे पूछा क्या दिक्कत आ रही है तुझे,
तो उसको टाइम प्रेशर सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। वहाँ पर घड़ी चलती है, तो घड़ी देख के वो घबरा घबरा रहा था कि यार टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है। आपको बिल्कुल भी घड़ी को नहीं देखना है। मतलब एक एक आइडिया ले लो, एक अपनी बेसिक स्पीड बना के चलो, बट आपको ऐसा नहीं है अपने माइंड में लेके जाना है कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, घबराना नहीं है। तो घबराओगे तो आप ये तीनों चीज़ें खो दोगे, और ये तीनों चीज़ें जैसे ही खोगे ना, क्वेश्चन आपसे होगा ही नहीं। भले ही आपको आता हो, पेपर खत्म होगा, आप क्वेश्चन को देखोगे ना, जब अभी आप मॉक टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, अकेडमी की भी जैसे अभी होगी, आप दोगे, तो देखिए ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे टेस्ट के बीच में नहीं हो रहे होंगे, बट जैसे ही आप टेस्ट खत्म करके उसका एनालाइज करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपसे वो क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह की अगर जैसे ही आपको ऐसा दिखता है कि हाँ अब आपसे वो क्वेश्चन हो रहा है, तो आपको पता चला ना कि आपकी गलती कहाँ हुई, क्योंकि आपने पेपर के अंदर अपना वो तीनों चीज खोल दिया, आपने अपनी ट्रिपल सी वहां पे खो दिया पेपर के अंदर। तो आपको अपने माइंड को उसी उसी चीज के लिए प्रिपेयर करना है कि यार मुझे अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है पेपर के अंदर, चाहे मेरा शुरुआत से कितना बेकार जा रहा हो। मेरे को हर क्वेश्चन को ऐसे देखना है कि वो एक नया क्वेश्चन है। पुराने क्वेश्चन की याद अपने दिमाग से मिटा देना। जब जैसे ही पुराना क्वेश्चन खत्म, उसकी यादें मिटा दो। भूल जाओ कि उसमें क्या किया क्या नहीं किया, अच्छा गया बुरा गया, भूल जाओ उस क्वेश्चन क्वेश्चन को भूल जाओ। नए क्वेश्चन को नए सिरे से शुरू करना है। ठीक है, ये मुझे अपना बेस्ट करना है, ये क्वेश्चन बेस्ट करना है। हर क्वेश्चन को ऐसे सोच के चलो, ये बेस्ट करूंगा, पिछले बेकार के कोई नहीं, ये बेस्ट करूंगा। ठीक है, ये इस तरह से आप एक अपना अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो अब जैसे मैं बता रहा था कि एग्जाम प्रेशर जैसे रहा मेरे इसके अंदर 20 वाले अटेम्प्ट में, तो यहाँ पे भी मतलब कहाँ मेरे टेस्ट सीरीज के अंदर 75+, 70+ ऐसे नंबर आते थे, और जो मेरा फाइनल स्कोर बना वो बना 53। ये मेरा फाइनल स्कोर था, देख लो आप। टेस्ट सीरीज के मार्क्स कोई मैटर नहीं करते, ये भी एक सीख है यहाँ पे। ठीक है, फाइनल एग्जाम सब कुछ मैटर करता है। आप घबराओ मत, आपके टेस्ट सीरीज अगर आप अभी डर रहे हो कि यार मुझे अभी टेस्ट सीरीज नहीं दूंगा मैं अभी, या बाद में दूंगा, बाद कब आएगी, अब कब आएगी बाद? यही तो है वो बात, जो जिस बात का आप वेट कर रहे थे वो यही है। तो अभी से टेस्ट सीरीज देना है आपको। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है कि आप अभी भी स्किप करने चालू कर रहे हो, कि आप सोच रहे हो टेस्ट में नंबर कम आएंगे या कुछ भी डर रहे हो। अब मैं अपने अपने दोस्त की स्टोरी बताता हूँ, मेरे साथ ही प्रिपरेशन कर रहा था वो। तो जैसे उसका पिछली बार नहीं हुआ, इस साल वो गेट देगा। तो क्या हो रहा था कि अभी रिसेंट में मेरी बात हुई उससे, तो उसने मुझे क्या बताया कि भैया क्या हो रहा है कि अ, मतलब मैं टेस्ट सीरीज अब तक उसने अपनी मॉक टेस्ट अब तक उसने शुरू ही नहीं किए, फुल लेंथ जो टेस्ट होते हैं। और मैंने अपनी हर वीडियो में बताया था कि आप 15 दिसंबर से अपने मॉक टेस्ट आपको शुरू कर देने हैं। अब उसने मेरी सारी वीडियोस देखी, पर उसने अब तक शुरू ही नहीं किए। उसने कहा कि भैया मैंने शुरू नहीं किए, पर अब मुझे ये बताओ मैं क्या करूं। मैंने उससे पूछा कि मतलब क्या रीजन क्या रहा कि तूने शुरू क्यों नहीं किए। कह रहा मुझसे दिक्कत क्या हो रही है, मुझे ऐसा डर लग रहा है कि मैं फॉर्मूले जो है मेरे ढंग से याद नहीं है, या मैं फॉर्मूले भूल रहा हूँ, या मैं कंसेप्ट भूल रहा हूँ। तो मैंने उसको यही सजेस्ट किया कि कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तू फॉर्मूले भूल रहा है, चाहे तू कंसेप्ट भूल रहा है, तू टेस्ट सीरीज एक बार दे। जब तक तू टेस्ट नहीं देगा, तुझे पता कैसे चलेगा कि तू किस सब्जेक्ट के फॉर्मूले भूल रहा है, क्या कंसेप्ट तेरा वीक है। चाहे तेरे टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आए, ठीक है, पहले में कम आएंगे, दूसरे में आएंगे, तीसरे में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कम आने दो, उन मार्क्स को भूल जाता है, चाहे वो 30 आए, चाहे 20 आए, चाहे 40 आए, चाहे 60 आए, चाहे 70 आए, उन मार्क्स को बिल्कुल भूल जा। तेरा मेन एम क्या होना चाहिए, आप सबका मेन एम क्या होना चाहिए इस टाइम जो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, मेन एम ये होना चाहिए कि आपको अपनी गलतियां पकड़नी है। ठीक है, नंबरों को बिल्कुल इंपॉर्टेंस मत देना। अगर आपने अपनी गलतियां पकड़ ली ना, तो अपने आप आपके नंबर इंप्रूव करने चालू कर देंगे। हर टेस्ट सीरीज में आपके नंबर इंप्रूव करेंगे, अगर आपने अपनी गलती पकड़ ली। ठीक है, और वो गलती कैसे पकड़ी जाएगी, टेस्ट सीरीज से। टेस्ट सीरीज को अवॉइड मत करो, टेस्ट सीरीज को दो। मैंने उसको सजेस्ट किया था कि जैसे मेरी उसकी कल बात हुई, मैंने उसको सजेस्ट किया है कि भाई आज ही तुझे आज एक अपना टेस्ट देना है, और टेस्ट देने के बाद तुझे उसको एनालाइज करना है। ठीक है, अब शुरुआत के तेरे को तुझे 2 दिन देने हैं, मतलब जैसे आज तू टेस्ट दे रहा है, ठीक है, आज टेस्ट दो। सबसे पहले अपना शुरुआत में अपने जो भी आपको नोट्स रिवाइज करने हैं, या कोई कंसेप्ट आपको वीक लग रहा है उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, या आपने जो शेड्यूल बनाया है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो आज सब्जेक्ट पढ़ना होगा आप उसको रिवाइज कर लो। उसके बाद अपना टेस्ट प्लान करो। अगर आपका अगर जैसे अभी तो शेड्यूल नहीं आया है, बट अगर आपका टेस्ट जो आपका फाइनल एग्जाम है, अगर आपका वो मॉर्निंग में है, तो अपनी टेस्ट सीरीज को मॉर्निंग में दो। ठीक है, अगर आपका वो टेस्ट इवनिंग में होने वाला है, तो अपनी टेस्ट सीरीज को भी इवनिंग के हिसाब से प्लान करो। पर प्लान जरूर करो, टेस्ट दो। अब अगर आपका इवनिंग में है, तो आपने उस दिन टेस्ट दिया, हो सकता है आप उस दिन एनालाइज ना कर पाओ, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे आपको उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस को पूरा टाइम देना है, मतलब 3 घंटे का टेस्ट होता है, तो आपको 3 से 4 घंटे मिनिमम आपको एनालिसिस में देने ही देने हैं। और ये अपने आप लग जाएंगे, अगर आप उसको ढंग से एनालाइज करोगे ना, 3 से 4 घंटे लगेंगे ही। ऐसा नहीं खोल के बैठे ही रहोगे, लगेंगे, आप देखना, अगर आप उसको ढंग से एनालाइज कर रहे हो।
ठीक है, और जो मॉर्निंग में टेस्ट दे रहा है वो कोशिश करो कि सेम डे पे एनालिसिस भी कर लो। अब टेस्ट देते हुए क्या एक आप अच्छी चीज कर सकते हो, जो मैंने उसको भी सजेस्ट करी, आप वो भी करना कि आप टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट देते हुए अपने साथ एक A4 शीट रखो। ठीक है, क्वेश्चन आया आपके सामने, सपोज आपसे वो नहीं हुआ, वो किसी सब्जेक्ट का होगा, वो किसी टॉपिक का होगा, आपसे नहीं हुआ, आपको क्या करना है, उस A4 शीट के ऊपर वो टॉपिक और वो सब्जेक्ट आपको मेंशन कर लेना है। मान लो टॉम का वाइब्रेशन से क्वेश्चन आया, आपसे नहीं हुआ, आपने लिख लिया टॉम वाइब्रेशन किस फॉर्मूले से आया, किस मेथड, आपको दिख रहा है वो किस मेथड से लगेगा, आपको बस आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहा, हमारा वो रिले से था, आपने लिख लिया रिले मेथड। ठीक है, जो आपसे नहीं हुआ या आपको जहां पे परेशानी आ रही थी ना, अपनी A4 शीट पे साथ के साथ टेस्ट में 2 मिनट लगेंगे, मतलब ये सारे काम को करने में 1-2 मिनट कहने वाली बात है, छोटा सा 1 सेकंड, तो कुछ सेकंड लगेंगे, अपना लिखो पेपर के ऊपर और साइड में से लिखते चलो जिस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है उनको। ठीक है, जैसे ही आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने मार्क्स जो भी आपके आए हैं, चाहे अच्छे आए चाहे बुरे आए हैं, सबसे पहले इग्नोर करो उन मार्क्स को। ठीक है, बाद में देखेंगे उन मार्क्स को। आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया कि आपको शीट बनानी थी, इस शीट को उठाओ। इस शीट के अंदर अब आपने लिख रखा होगा कि आपके कौन कौन से टॉपिक वीक आपको दिखे टेस्ट सीरीज के अंदर। अब आपको क्या करना है, अपने नोट्स उठाने हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा वो ले लेना, थोड़ा सा गैप ले लेना, टेस्ट खत्म हुआ है, थोड़ा एक आधा आधा घंटे का एक ब्रेक चलेगा, आधा 1 घंटे का। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने नोट्स उठाने हैं। आपने यहाँ पे जो जो टॉपिक्स आपने लिखे हुए थे, जो आपको टेस्ट सीरीज में दिखे, जो आपके वीक थे, आपको नोट्स उस सब्जेक्ट के नोट्स उठाओ और वो टॉपिक ढंग से रिवाइज कर लो। ठीक है, रिवाइज कैसे करना है, रिवाइज करने के लिए क्या करो कि या तो सबसे पहले नोट्स पढ़ लो, फॉर्मूला ढंग से पढ़ लो। उसके बाद वो कोई वर्कबुक कर रहे हो तो वो वर्कबुक के क्वेश्चन उठा लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लो, किसी बुक से कर रहे हो तो उसके क्वेश्चन उठा लो। पर उस टॉपिक को ना बिल्कुल इतना अच्छे से कर दो कि बस यही टॉपिक एग्जाम में आने वाला है और यही मुझे पढ़ना है, ये सोच के उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर दो। ठीक है, जैसे ही वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, उस पर ऐसे क्रॉस मार दो। किसी टॉपिक के ऊपर जब ऐसे क्रॉस लगता है ना, तो एक, ये सच बात बता रहा हूँ कि एक इनर फीलिंग्स होती है वो काफी अच्छी आती है। अंदर से हमें काफी अच्छा फील होता है कि हाँ एक चीज हो गई, एक चीज कंप्लीट हो गई, ये अंदर से काफी अच्छा लगता है, महसूस होता है। तो ऐसे ऐसे करके आप, आपका जैसे ही टेस्ट, अब चाहे आप ये मॉर्निंग में दे रहे हो टेस्ट को, चाहे इवनिंग में दे रहे हो, ये आपको सेम डे करना है। एक एक करके सारे टॉपिक्स पे अपना क्रॉस मारते चलो। जैसे ही आपकी ये A4 वाला शीट का काम खत्म हो गया, तो आप ये समझो आपका आज का टेस्ट का काम खत्म। ठीक है, अगर आपने मॉर्निंग में पेपर दिया था तो अब आपके पास एनालिसिस करने के लिए टाइम है। अगर आप आज एनालिसिस करना चाहते हो तो अपना टेस्ट को खोलो और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए या जो क्वेश्चन आपने गलत कर रखे हैं, टेस्ट सीरीज में दिख जाएगा आपने, ये आपके गलत थे, ये आपसे नहीं हुए। तो सबसे पहले तो जो आपके गलत थे, उन गलत को ऊपर जाओ। ठीक है, उनके टॉपिक देख लो कि क्या वो इनमें से भी कोई है। हो सकता है आपने वो वही गलत किए होंगे, जनरली वही यहाँ पे लिखे होते हैं। ठीक है, वो गलत भी हम कर देते हैं। तो अगर आपको नहीं लगता कि यहाँ पे नहीं लिखा पर आपका फिर भी वो क्वेश्चन गलत हो गया, तो उस टॉपिक को भी यहाँ पे ऐड करो और उस टॉपिक को भी पहले जाके पढ़ो, सॉल्यूशन मत देखना। टेस्ट सीरीज को जब आप एनालिसिस कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन को देख रहे हो, उसका सॉल्यूशन मत देखो। ठीक है, टेस्ट देखने के बाद आप जाओ, वहां पे जाओ, उसको देखो, टॉपिक को पढ़ो। टॉपिक पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन के ऊपर दोबारा आओ, अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखना देखना या तो क्वेश्चन वो आपसे हो जाएगा, मोस्ट चांसेस ये रहता है आपसे क्वेश्चन वो हो जाएगा। अगर आपसे नहीं होता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर उसका सोल्यूशन देखना है, फिर देखो कि आपसे कहाँ गलती हुई। क्या वो सिली मिस्टेक थी, क्या वो कैलकुलेशन मिस्टेक थी, क्या वो कोई फॉर्मूला का एरर था, क्या वो कोई कंसेप्चुअल एरर था। तो जो भी वो एरर हो वो आपने पकड़ना है और वो आपको फिर ठीक करना है। ठीक है, सोल्यूशन से ठीक करो, चाहे नोट्स दोबारा से पढ़ो फिर ठीक करो, कोई रेफरेंस बुक का हेल्प चाहिए उसका हेल्प लो, किसी से बात करके ठीक होगा वो, मतलब किसी जैसे अन अकेडमी पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर डाउट क्लियरिंग वो होते हैं, मेंटर्स होते हैं। ठीक है, तो उनसे आप डिस्कस करो कि ऐसे ऐसे मुझे दिक्कत आई इस टेस्ट सीरीज के इस क्वेश्चन में, तो देखो क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप उस चीज को देखो, उसके बाद फिर आप देखो अपने जो आपने नहीं किए। अब उन क्वेश्चनों को भी सबसे पहले खुद अटेम्प्ट करो, क्योंकि वो यहाँ पे पक्का आपने इनमें लिखा होगा उन क्वेश्चन उन टॉपिक्स को, तो आपने वो पढ़ लिए होंगे एक बार, तो वो आपको वो अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, चांसेस यही रहेंगे 80-90% कि वो क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि आपने ढंग से नोट्स रिवाइज कर चुके हो आप। अगर आपसे फिर भी नहीं होता है तो अब दोबारा उसका उसका भी सॉल्यूशन देखो, सीखो वहां से क्या क्या नई चीज सीखने को है। अगर कोई नई नए पॉइंट्स वहां से मिलते हैं तो उसको शॉर्ट नोट्स के अंदर अपने ऐड करो। ठीक है, आई होप आप सबने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे। जिसने नहीं बनाए कोई दिक्कत नहीं है, या तो किसी के रेफर कर लो, नहीं भी बनाए तो आपने जो अंडरलाइन किया होगा, जो भी आप जिस भी तरह से आप रिवीजन करना चाहते हो वैसे ही करो। अब बनाने का टाइम नहीं है शॉर्ट नोट्स को। ठीक है, तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, अगर आपने किसी ने नहीं भी बनाए
तो एक शीट बनाओ, अब उस शीट के अंदर आप अपनी टेस्ट सीरीज वाली गलतियां लिखो, या आपको जहां यहाँ से जो भी कोई आपको न्यू कंसेप्ट मिल रहा है, जो कोई न्यू कंसेप्ट मिल रहा है ना, उस कंसेप्ट को उठाओ और उस शीट के अंदर ऐड कर दो। ये आपकी अलग शीट रहने वाली है, जहां पे आप लिखने वाले हो अपने टेस्ट सीरीज के कंक्लूजन। टेस्ट सीरीज कंक्लूजन हेडिंग देना, टेस्ट सीरीज कंक्लूजन की। यहाँ पे अपने जो आपको अगर कोई नया कंसेप्ट मिला है वो लिखो। ठीक है, आपको ये लग रहा है कि मैं इस फॉर्मूले में दिक्कत कर रहा हूँ, तो वो फॉर्मूला लिखो, ताकि आप जब पेपर में जाने से पहले इस शीट को जरूर पढ़ना। तो आपको पता चलेगा कि मुझे ये फॉर्मूला याद करना है, ढंग से एक बार रिवाइज करना है। आप इसको पढ़ते रहोगे, रिवाइज हो जाएगा ढंग से। ठीक है, अपनी गलतियां लिखो कि आपसे इस तरह की गलतियां हर बार हो रही है, ताकि दोबारा उस तरह की गलती ना हो। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, या इस तरह से आपको टेस्ट सीरीज देना है। ठीक है, तो जिसने मॉर्निंग में दिया होगा वो अपना इवनिंग में एनालिसिस कर सकता है, जिसने इवनिंग में दिया है वो अपना नेक्स्ट डे एनालिसिस करो। पर आपको अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 दिन आपको एक टेस्ट में लग जाएगा। तो ऐसे हर सेकंड डे पे, हर थर्ड डे पे, सेकंड डे पे अपना एक टेस्ट प्लान करो। और अभी अभी ही टाइम है, यही टाइम है जब आपको टेस्ट सीरीज देनी है। मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज से मत भागना। चाहे नंबर आपके 0 आए, आपको टेस्ट सीरीज जरूर देनी है। आपको अपनी गलतियां उसी से पता चलेगी, उसी से आपको एक गेट जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा। और अभी हमारी टेस्ट सीरीज भी हो रही है अकेडमी में भी, हर संडे को होने वाली है। 2 जनवरी से 30 जनवरी तक हर संडे को एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज रहने वाली है, जहाँ पे ऑल इंडिया रैंकिंग भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन करना, वहां से भी आपको पता चलेगा टेस्ट टेस्ट मतलब एक असली गेट के पैटर्न के बारे में। ठीक है, अब वो भी दे सकते हो। और अब जैसे, अब मेरा जो दोस्त है वो मुझे एक और बात कह रहा था, और ये काफ़ी बच्चे ऐसा भी करते हैं। वो मुझे कह रहा है कि भैया जैसे मैं टेस्ट सीरीज़ दे देता हूँ, ठीक है? बट क्या है कि अगर मुझे कोई फ़ॉर्मूला नहीं आता है, तो क्या मैं उसको देख सकता हूँ, मतलब नोटबुक के अंदर टेस्ट सीरीज़ देते हुए? क्या मैं उसकी मतलब एक तरह से फ़ॉर्मूला, एक सिर्फ़ फ़ॉर्मूला अपने नोट्स खोल के देख सकता हूँ? तो मैंने उसको ये सजेस्ट किया कि मतलब क्यों करना क्यों है ऐसा? ठीक है? एक सिर्फ़ एक नंबर के लिए, वो भी एक टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स के लिए, जिनका कोई बेनिफिट नहीं है, जिनको कोई नहीं देखने वाला है, वो सिर्फ़ तुम्हारे पर्सनल मार्क्स हैं। तुम उस उन मार्क्स को अच्छा करने के लिए, उस अपने एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, तुम अगर ऐसा करोगे ना, तो तुम्हें अभी कुछ टाइम के लिए सेटिस्फेक्शन मिलेगा, नो डाउट। तुम्हें अभी तो ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे बढ़िया नंबर आ रहे हैं, ठीक है, बढ़िया हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। बट जैसे ही जब फाइनल पेपर आएगा ना, तो आप उसके अंदर देखोगे कि आपको ये चीजें बड़ा दुखेगी। आपको उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे आपको कोई नहीं बताने वाला होगा। अगर आप उस टाइम पे हल्का कोई फॉर्मूला भूल जाओगे ना, तो आपको कोई नहीं बताने आएगा कि ये फॉर्मूला है, इसका ले लिख ले, फटाफट कर ले क्वेश्चन को। उस टाइम पे आपको खुद से करना है। और ये होता है कि आदत पड़ जाती है। अगर हम अभी ऐसे देखेंगे ना, टेस्ट सीरीज के बीच में फॉर्मूला है, तो हमें आदत पड़ जाएगी फॉर्मूला देखने की। और अभी एक टेस्ट में देखेंगे, 2 में देखेंगे, 3 में देखेंगे, देखना गेट से पहले जो टेस्ट दोगे ना, 1 हफ्ते पहले जो टेस्ट दोगे आप, उसमें भी कोई ना कोई फॉर्मूला देख ही रहे होंगे, जस्ट अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो अवॉइड करो जितना हो सके कि फॉर्मूला वगैरह मत देखो। नहीं आता तो ये शीट किस लिए बनवाई है मैंने? ये इसलिए तो बनवाई है ताकि आप उसको देखो। आप ये देखना कि अभी आप देख के खुश हो लोगे, पर एक दिल के अंदर ना एक डर बैठा रहेगा हमेशा कि यार मुझे ये फॉर्मूला नहीं आता है, या मैंने देखा था ये फॉर्मूला, हो सकता है ये मेरा वीक हो। ठीक है, और अगर आपने वो शीट पे लिख के उसको ढंग से रिवाइज कर लिया, तो आपके दिल से ये डर खत्म हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो आता ही है मुझे, इसके लिए तो मैंने स्पेशल लिख के पढ़ा है, अलग से पढ़ा है, मतलब जैसे एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, वैसे मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है, तो ये तो मुझे आता है। ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये ट्रिपल सी वाली चीज आ जाएगी आपके एग्जाम के अंदर, अगर उस फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है, तो अवॉइड करना कोई भी माल प्रैक्टिस वगैरह टेस्ट सीरीज के अंदर। कोई भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, ABCD कोई भी टेस्ट सीरीज है, हर टेस्ट सीरीज में कोई भी माल प्रैक्टिस उसको अवॉइड करो, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपके खुद के लिए है, किसी को दिखाने के लिए नहीं है। अगर आप यहीं पे ये खुद को धोखा दोगे, तो यार फाइनल एग्जाम में फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, अवॉइड करो जितनी भी माल प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो मतलब इस तरह से आज की वीडियो में, मतलब इस तरह का मैंने आपको बताया, मेरी पर्सनल क्या स्टोरी रही। तो जैसे मेरा 20 वाला जो अटेम्प्ट था, उसमें मेरे 53 मार्क्स आए थे, और 2019 वाले अटेम्प्ट में मेरे 51 मार्क्स आए थे, उससे 2 नंबर का इंप्रूवमेंट हुआ था। तो पर मुझे इतना एक कॉन्फिडेंस आ चुका था, क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह में मेरे अच्छे नंबर आते थे, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि यार प्रिपरेशन में कमी नहीं है। ठीक है, कमी क्या है, एग्जाम में कमी आ रही है, कि मतलब एग्जाम फियर दिक्कत कर रहा है, एग्जाम देने में कमी आ रही है। कंसेप्ट तुझे पता है, बट तू डर रहा है एग्जाम देते हुए। डर किस चीज का था, मुझे किस चीज का डर था? वो क्या था कि अगर गेट नहीं तो क्या, ये मुझे डर था। और मैं और मैं ये गारंटी देता हूँ, यहाँ पे जो भी आप वीडियो देख रहे हो, काफी लोगों को ये डर होगा अभी भी, कि गेट नहीं तो क्या। आई नो, गेट नहीं तो क्या, ये काफी जेन्युइन डर है। ठीक है, क्योंकि अब
काफ़ी लोगों को 2-2 3-3 साल हो जाते हैं प्रिपेयर करते हुए, अब उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं बचता। पर मैं आपको क्या कहूँगा कि मतलब मैंने ये चीज़ काफ़ी ऑब्ज़र्व की है, एक टीचर ने बात बोली थी कि दिमाग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चालाक है। ये हमेशा भागेगा, इसको भागने मत दो, आपको इसको रोकना है। हमारा दिमाग हमें इस तरह की बात बोलता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा या मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? हम अपने दिमाग को ना कुछ भी पागल बना सकते हैं, सब हमारे ऊपर है। अब जैसे मेरे पास भी यही क्वेश्चन था कि गेट नहीं तो क्या? ठीक है? पर मैंने अपने आप को ये समझा लिया कि अगर गेट नहीं भी होता है ना, तो भी मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। बेशक मेरे पास कोई प्लान नहीं था, ज़ीरो प्लान था मेरे पास, ज़ीरो, कोई भी बैकअप प्लान। बट मैंने अपने दिल को ये समझा लिया था कि यार नहीं भी होगा तो मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा यार, खाली नहीं बैठूँगा मतलब मैं। क्योंकि ये तुम खुद सोचो, तुमने आज तक कभी किसी का सुना है कि इसका गेट नहीं हुआ था तो आज ये ऐसे रेहड़ी लगा रहा है, आज ये रिक्शा चला रहा है। ऐसा कभी सुना है? ऐसा कभी नहीं होगा। आप हर बंदे को देखोगे, चाहे वो 20-25 हज़ार की कोई जॉब कर रहा हो, पर वो कहीं न कहीं ज़रूर सेटल होगा। अपनी लाइफ़ में वो कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेगा, ठीक है? ऐसे ही सबका कुछ ना कुछ हो जाना है। इन द एंड आप सबका कुछ ना कुछ हो जाएगा, अगर आपका गेट भी नहीं होता है। तो मैं इसलिए आपको ये बताऊँगा कि अपने मन को ऐसे समझाओ, कि यार गेट नहीं होगा तो मेरे पास बहुत बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास, चाहे आपके पास 0 ऑप्शन हो। समझा लो अपने मन को, तो देखना अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा पेपर के अंदर। बिल्कुल इग्नोर मार दो उस वाले पार्ट को ही, जैसे ही दिमाग वहाँ भागे ना कि यार गेट नहीं होगा तो क्या होगा? उसी टाइम अपने दिमाग को घुमा लिया करो कि यार ये सोचना ही नहीं है, क्योंकि मेरा होगा, होगा, मेरा होगा। ठीक है? वो एक है ना, वो कोई कोई एक बुक है, मुझे याद नहीं आ रहा उस बुक का नाम, जिसमें बोला हुआ है कि मतलब हम बार-बार अगर किसी चीज़ को सोचते रहते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है। द की पता नहीं क्या नाम है उस बुक का, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। तो मतलब आपको भी मतलब अपने दिमाग को इस तरह से पागल बनाना है, आपको इस तरह से अपने दिमाग को समझाना है। ठीक, तो आपका आपका तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है पेपर के अंदर, और आपका आई मुझे पूरी गारंटी है कि आपका पेपर बढ़िया जाने वाला है। ठीक, तो अभी के लिए क्या सजेशन मैं आप सबको देना चाहूंगा कि एक तो आप टेस्ट सीरीज को मत इग्नोर करना, टेस्ट सीरीज मोस्ट प्रायोरिटी पे रखना है आपको। ठीक है, दूसरा, कोई भी नया सब्जेक्ट जो है, नया सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है इस टाइम पे। जो आपके ओल्ड सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, उनकी रिवीजन कर लो बिल्कुल अच्छे से। ये भी लिख देता हूँ, मतलब इनमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इनसे कोई क्वेश्चन आएगा तो वो मेरा नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज सबसे मोस्ट प्रायोरिटी। कोई नया सब्जेक्ट अब नहीं पढ़ना है, जो जितने पुराने पुराने सब्जेक्ट आपने जो भी पढ़े हैं उन सबको अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, जो आपके मार्क्ड क्वेश्चन थे, ये वो टाइम है उन क्वेश्चनों को देखने का। मार्क्ड क्वेश्चन को रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद क्या करो कि मार्क्ड क्वेश्चन को रिवाइज करो और अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो। ठीक है, ये अभी लास्ट 1 मंथ में ना आपको इस तरह का काम जरूर करना है, इनमें से कोई भी काम आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपकी एक अच्छी रैंक आए, आपका एक अच्छी पीएसयू में, आप जैसे, हाँ, आज की वीडियो में एक ये चीज़ रह गई, ये भी चीज़ काफ़ी बोलने वाली चीज़ थी, खैर नहीं बता पाया, मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा कि गेट के बाद जैसे क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। आप गेट के बाद आईआईटी से, किसी भी एक अच्छी आईआईटी से, एनआईटी से आप एमटेक कर सकते हो। निटी मुंबई एक काफ़ी अच्छा कोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट जैसा कोर्स होता है। वैसे तो कोर्स का नाम है PGDIE। इस कोर्स के अंदर, इस कोर्स को अगर आप कर लोगे ना, तो आपकी लगते ही 20+ की आपकी सैलरी लग जाएगी, LP। जैसे ही आप ये कोर्स कर लोगे, 2 साल का प्रोग्राम होता है, 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स है ये, निटी के अंदर। और निटी में एडमिशन कैसे होता है? गेट के थ्रू एडमिशन होता है, गेट और उसके बाद इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो निटी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है गेट के बाद। आईआईटी से एमटेक अगर किसी को करना है, रिसर्च फील्ड में जाना है, वरना PSUs हैं सारी, काफ़ी सारी PSUs हैं जिन जो आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, PSU सबके लिए अच्छा ऑप्शन रहता है ये। तो ये मतलब कुछ आगे चल के आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं गेट के साथ भी। आई होप मैं डिस्कस नहीं कर पाया आज की वीडियो में डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में, बट किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा इन सब के बारे में। ठीक है, तो लगभग इतना ही था आज की वीडियो में। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने बारे में बता देता हूँ मैं, मेरा नाम शुभम बंसल था, है, हानि है। तो आप अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाके आप मेरा नाम डालोगे तो आप वहाँ जाके मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी आपको, जहाँ पे मेरी प्रोफाइल फ़ोटो नज़र आएगी। तो अब तक मैं टोटल 7 स्पेशल क्लासेस मेरी वहाँ हो चुकी है। ठीक है, और मेरी अब तक टोटल 6 स्पेशल क्लासेस यूट्यूब पे डल चुकी है। अब वो जब जो भी जाके देख लेना। ये आज मेरी 7th क्लास है। तो यहाँ पे अगर आप यूट्यूब पे जाके शुभम बंसल अनअकैडमी लिख देना, तो आपको दिख जाएगी मेरी जितनी भी क्लासेस अब तक हुई है।
काफ़ी मतलब मैंने जितनी भी ली है ना वो सबकी सब मोटिवेशन के रिगार्डिंग की क्लासेस ली है। तो नॉन अकेडमिक सेशंस हैं मेरे सारे के सारे, आप वो जाके भी देखना। ठीक है। तो 7 स्पेशल क्लासेस है जिसमें से 3 का लिंक यहाँ पे गिवन है, 3 के बारे में गिवन। फिर एक मेरी क्लास थी शॉर्ट नोट्स के ऊपर, एक मेरी क्लास थी टाइम टेबल के ऊपर, और एक मेरी क्लास थी टेस्ट सीरीज के ऊपर, और एक में मैंने डाउट क्लियरिंग सेशन लिया था। ठीक है, तो ये टोटल मेरी 7 स्पेशल क्लासेस हैं। आप जरूर इनको भी जाके देखना, अगर आपके पास टाइम मिलता है तो जरूर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ही करेंगी ये वाली। ठीक है। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक यहाँ पे गिवन है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अन अकेडमी एमई गेट करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पे आपको कोई भी क्लासेस की अपडेट है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, जो भी आप टेस्ट सीरीज का अपडेट होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो फटाफट जाके हमारा ग्रुप ज्वाइन करो। और बात कर लेता हूँ सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो अन अकेडमी पे 2 तरह का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस है और एक आइकॉनिक है। तो प्लस की अगर बात करूँ तो प्लस में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, वीकली टेस्ट आपके प्रिपेयर किए जाएंगे, स्ट्रक्चर्ड एक आपको पूरा पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स बना के दिया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट बैचेस रहते हैं जिसमें 2 से 3 टीचर्स मिलकर सब्जेक्ट कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस भी अवेलेबल है, और इन सब का आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। ये आपको प्लस के बेनिफिट्स रहेंगे। आइकॉनिक की बात करें तो आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलता है जो कि आपको 1-to-1 गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आपको एक डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एजुकेटर्स मिलेंगे इसके अंदर आइकॉनिक में। ठीक है, स्टडी मटेरियल आपको प्रिपेयर करके दिया जाएगा, आपकी टेस्ट की पर्सनलाइज एनालिसिस होगी, स्टडी बूस्टर सेशंस लिए जाएंगे, स्टडी प्लानर आपको बना के दिया जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपका वहाँ पे स्टडी प्लान बना के दिया जाएगा। ये कुछ आइकॉनिक के सब बेनिफिट्स हैं। अगर मैं बात करूँ प्राइस के बारे में, तो प्लस सब्सक्रिप्शन का प्राइस आपको 12 मंथ का पड़ेगा 2704 रुपीज़ पर मंथ। टोटल बात करें तो 32,450 रुपीज़। आइकॉनिक की बात करें तो उसका 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन पड़ेगा 4,704 रुपीज़ पर मंथ, मतलब 56,450 रुपीज़ आपको पड़ेगा ईयरली। ठीक है, तो अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करते हो SBansal10, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी जाके आप अपने किसी दोस्त को, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको लेना है, तो आप जाके मेरा कूपन कोड अप्लाई करना, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, तो थैंक यू सो मच आज की वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल का जो बेल आइकन है इसको प्रेस करो, ताकि जो भी हमारी वीडियो आएगी उसके बारे में आपको अपडेट भी मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करना। और इस वीडियो के बारे में, इस वीडियो का PDF वगैरह, और जो भी अब जैसे हमारा दोबारा बता देता हूँ कि अन अकेडमी में ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज होने वाली है 2 जनवरी से लेकर 30 तक। तो इस ये हर संडे को, एवरी संडे एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होगा, जहाँ पे आपको ऑल इंडिया लाइव रैंकिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, वहाँ पे आपको ऑल इंडिया रैंकिंग मिलेगी, और बिल्कुल हमारे टॉप एजुकेटर्स ने वो सारे क्वेश्चन डिसाइड करे हैं। तो आप जाके फटाफट उसमें एनरोल करो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है टेस्ट सीरीज ये वाली भी, और फ्री टेस्ट सीरीज होगी तो काफ़ी लोग इसको देने वाले हैं। तो फटाफट जाके इस टेस्ट सीरीज में भी एनरोल करना। हर संडे को टेस्ट होगा, भूलना मत, 2 जनवरी से 30 जनवरी के अंदर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज की वीडियो देखने के लिए। आई होप आप सबका दिन शुभ हो, और गुड नाइट एंड थैंक यू अगेन।